तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, ठीक है। जिसमें से पहला पार्ट जो आज वाला है वो है कंसेप्ट पर बेस्ड, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट क्या है, करंट का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, चार्जेस के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्शन क्या होती है, ये सब आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो सेकंड वीडियो होगा वो होगा रिलेशंस के बारे में, वेरियस रिलेशंस, ठीक है। ये काफ़ी बोर्ड्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेशंस होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी के बारे में क्या रिलेशंस होते हैं इन सब के बीच में, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में, ये सारे रिलेशंस अपन डिस्कस करने हैं सेकंड वीडियो के अंदर, ठीक है। जो थर्ड वीडियो होगा आपका सेल्स पर, ठीक है। जो सेल्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे थर्ड वीडियो के अंदर। जो फोर्थ पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट के अंदर हमको पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ के बारे में, किरचॉफ्स लॉ। तो 2 लॉ दिए थे इन्होंने, किरचॉफ सर ने, जो अपने को न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है ना, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, एग्जाम में आते भी हैं, ठीक। और जो फिफ्थ पार्ट होगा वो होगा आपका मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो वेट स्टोन ब्रिज होता है वो आ जाता है, पोटेंशियोमीटर आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे ये मेजरिंग डिवाइसेस क्यों कहते हैं, है ना, उनकी डेरिवेशंस क्या है, इनके फॉर्मूले क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो आज का जो वीडियो है हमारे पास वो है कंसेप्ट्स पर बेस्ड, है ना, कि आपको जो फाउंडेशन है करंट की वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये बाकी जो पार्ट्स हैं इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं करंट के बारे में कि करंट है क्या, है ना। तो सबसे पहले टॉपिक डाल लो, क्या है इलेक्ट्रिक करंट। तो काफ़ी बच्चों को तो डेफिनेशन याद ही होगी, है ना। इतनी सिंपल डेफिनेशन होती है इसकी, क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है भाई। कंडक्टर तो अपने ऊपर चार्ज रखते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मान लो कि यहाँ से ये कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर चार्जेस हैं, मान लो ये चार्जेस हैं इधर, तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे, है ना, जब इसके थ्रू मतलब इससे पास होते हैं, है ना, तो किस रेट से पास हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज से आप बिल्कुल इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, आई से मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसको, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज अपॉन टाइम, क्या है ये, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। ये होती है आपकी कब, जब आपका जो करंट है वो हो स्टेडी मतलब इक्वल, स्टेडी मतलब कांस्टेंट, इक्वल करंट बह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो चार्ज है वो 10 कूलॉम्ब चार्ज आपके पास था एक कंडक्टर के अंदर, वो कंडक्टर से पास कर गया कितने सेकंड में, वो पास कर गया मान लो 2 सेकंड के अंदर वो पास कर गया, ठीक है। तो आपको निकालना है व्हाट इज आई कितना है, तो आप निकाल सकते हो आई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज फ्लोन मतलब कितना चार्ज पास कर गया, 10 कूलॉम्ब चार्ज पास कर गया, तो 10 अपॉन कितने सेकंड में, कितने टाइम में, 2 टाइम में, तो 2 अपॉन 5 सेकेंड्स, 5 एम्पियर, ठीक है। ये जो आपका करंट होता है इसको नापते हैं हम एम्पियर के अंदर, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक। तो 5 एम्पियर का मतलब क्या है कि 10 कूलॉम्ब चार्ज पास कर गया 2 सेकंड के अंदर, या बोल सकते हो 1 सेकंड के अंदर 5 कूलॉम्ब चार्ज पास कर रहा है। ये स्टेडी करंट की डेफिनेशन हुई, बट आपका करंट चेंज भी हो सकता है, उस केस में हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब आपका जो करंट है या आपका जो चार्ज है जो फ्लो हो रहा है वो टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है। तो उस केस में आप क्या लिखते हो, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। इसका मतलब समझ में भी आना चाहिए कि डी क्यू क्या है, स्मॉल चार्ज इन स्मॉल टाइम, एक छोटे से टाइम के बीच में कितना चार्ज फ्लो कर गया उसको क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लो एक, क्या आ जाएगा आपके पास, आपको गिवन है क्यू, ऐसा टाइम का फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है 2t² प्लस 3t प्लस 2, आपको इस तरह से आपको क्या गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और आपको पूछ रहा है कि t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपको करंट की वैल्यू बतानी है, किसकी करंट की वैल्यू बतानी है, आई की, ठीक है, आई की वैल्यू बतानी है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो आपको डेफिनेशन पता है, क्या डेफिनेशन होती है, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी,
तो यहाँ से आप लिख दो, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, कुल मिला के टी के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी गिवन है, तो क्या आएगा डी अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू क्या है 2t² प्लस 3t प्लस 2, तो यहाँ से आज आपके पास आ जाएगा आंसर आई इक्वल्स टू, डिफ्रेंसिएशन करो 2 इंटू 2 नीचे आ जाएगा 4t, ठीक है, प्लस 3, तो ये करंट आ गया आपके पास, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस करंट। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट करते जाओगे, निकालते जाओगे कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे कितनी करंट की वैल्यू है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर कितनी वैल्यू है, 7 एम्पियर वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकालना हो तो कितनी वैल्यू होगी, 4 2 जा 8, यहाँ पे पुट कर दो, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 एम्पियर, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया, ठीक है। ये क्या आया था, यहाँ पर क्या आया था 5 एम्पियर, बस 5 ही, हमेशा 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। पर ये चेंज हो रहा है, एक सेकंड पे 7 एम्पियर, दूसरे सेकंड पर 11 एम्पियर, ऐसे ही 3 4 5 पे कुछ कुछ अलग अलग होता जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, स्टेडी करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट नोट करोगे आप, तो अपने को सबको पता ही है पहले से कि कन्वेंशनली अपन ने माना हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट is taken opposite to the flow of electrons, ठीक है। ये आपको पहले भी पता होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन करंट की डायरेक्शन देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप करंट की डायरेक्शन कैसे बताओगे, ऐसे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी। तो ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि करंट जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है, और ऐसी चीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। पर ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। करंट क्या है आपका, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि इसको आप स्केलरी मतलब इसको आप एल्जेब्रिकली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि हम किरचॉफ्स लॉ के अंदर देखेंगे, ठीक है। मतलब अगर दो करंट्स को आपको जोड़ना है तो वेक्टर एडिशन उसका सॉल्यूशन नहीं है, आप सीधा उसको एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो करंट है आपका वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बावजूद इसके कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि इसके जो करंट है वो उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो करंट क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, तो आपको याद रखना कि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक, ठीक है। जैसे हम किसी स्पीड का सम करते हैं ना अपन, बिल्कुल वैसे एल्जेब्रिक सम ये फॉलो करता है, ये किरचॉफ्स लॉ के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, सेकंड पॉइंट ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि भाई कहीं से इलेक्ट्रिसिटी बननी भी तो चाहिए, तो सोर्स क्या रहता है, सोर्स क्या होगा। देखो सोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका जैसे बैटरी है ना, बैटरी से करंट सप्लाई होता है ना, अपन लगाते हैं टॉर्चेस के अंदर लगाते हैं तो बैटरी के अंदर से करंट सप्लाई होता है। दूसरा सोर्स हो सकता है आपके डायनामो, ठीक है। तो एक्चुअली में वर्किंग क्या है कि जो बैटरी होती है इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, किसकी फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी, केमिकल्स होते हैं ना इसके अंदर बैटरी के अंदर, तो केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। ये किसके केस में है, बैटरी के केस में। जबकि जो डायनामो है, डायनामो के अंदर आपने देखे ना जो पंखे होते हैं बड़े बड़े टर्बाइंस जिसको बोलते हैं, वैसे डायनामो होते हैं, वो क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये सोर्स हो सकते हैं, आप बैटरी से करंट जनरेट कर सकते हो, आप डायनामो से भी करंट जनरेट कर सकते हो। तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा कि आपके चार्ज कैरियर्स क्या हैं, ठीक है। अब जैसे आपने अगर मेरा सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर देखा है, जो उसका वीडियो मैंने बनाया था वन शॉट, अगर आपने उसको देखा है तो आपको पता होगा चार्ज कैरियर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मेटल्स की बात करूं, किसकी बात करूं, मेटल्स की, तो इसके अंदर वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके चार्ज कैरियर मतलब जो चार्ज जैसे जैसे कैसे कैरी कर रहा है, मतलब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में वो कैसे जा रहा है, उसको बोलते हैं हम चार्ज कैरियर्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, मेटल्स के केस के अंदर। जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना, जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसके अंदर दो टाइप के कैरियर्स होते हैं। कौन से जिन बच्चों को मेरा वीडियो देखा है उनको पता होगा, एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं आपके होल्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है। और जैसे अपन गैस की बात करें कि गैस के अंदर भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये चार्ज कैरियर्स हो गए। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसे कोई भी मेटल्स है आपके पास या सेमीकंडक्टर्स या गैस है, जो भी आपने ले रखा है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर मेटल आपने लिया हुआ है तो क्या उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको करंट लगेगा? मतलब हर चीज़ के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो आप क्या उसको टच करोगे तो आपको क्या करंट लगेगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से करंट नहीं बनता, ठीक है, कि किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो उससे करंट जनरेट नहीं हो सकता। तो कंडीशंस क्या होगी, है ना, इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपको कोई भी करंट जनरेट करना हो तो आपको लगाना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने नहीं लगाया तो आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगा, कोई भी करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि जैसे कंडक्टर है कोई भी, मान लो ये मेटल है एक, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे 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 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर एक्चुअली में इनके पास मोशन है, कोई दिक्कत नहीं, ये चल रहे हैं, अपने को चलाना तो है, अपने को चलाना है ये इलेक्ट्रॉन्स को भाई। अगर फ्लो कर रहे हैं, ये फ्लो हो रहे हैं तो करंट बन जाता है उससे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, ये सब अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो एवरेज है ना वो जीरो आ जाता है, जिनका जो एवरेज है वो जीरो आ जाता है। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो कुल मिला के ये क्या जीरो कर देते हैं टोटल वैल्यू को, ठीक है। तो इसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो नहीं हो सकता। तो अपने को एक बेसिक डायरेक्शन देना पड़ेगा, एक अलाइन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को कि भाई सबके सब इस डायरेक्शन में फ्लो हो, या जो भी चार्ज कैरियर है इस डायरेक्शन में फ्लो हो। तो उसके अपोजिट अपन क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहे हैं तो उसके अपोजिट करंट जनरेट हो रहा है। भाई अपन पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि अपन को पता है कि ई क्या होता है, V अपॉन डी होता है। तो अगर आप यहाँ पर किसी कंडक्टर पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं ऐसे करके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया तो ऑब्वियसली आपने क्या करा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ना, ऐसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से जो कैरियर्स होंगे उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने की वजह से वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब आप नहीं लगाते हो पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अंदर चार्ज कैरियर्स तो होंगे और उनके अंदर मोशन भी होगा, फ्लो तो वो होंगे, पर उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी जो सारे चार्जेस की, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। उसकी वजह से वो पर्टिकुलर बात को फॉलो नहीं करते, करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसके लिए क्या मतलब, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस तो लगाना ही पड़ेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो क्या होगा, उसको ध्यान से सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस जब अपन लगाते हैं ना, तो मान लो आपके पास एक ऐसा ये है, यहाँ पर ऐसे चार्जेस है, ठीक है, और आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इधर V, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है। मान लो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रही है, तो जो आपका इस पर फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इस साइड लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड लग रही है तो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर उल्टी साइड लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स, तो ये कहाँ मूव करेंगे, ये इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे, इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो आपका जो करंट है वो ऐसे जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो आपका करंट कैसे जा रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो आपका करंट जा रहा है ऐसे, यूँ करंट आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसलिए हम बोलते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या,
यहाँ पर क्या हुआ कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाना स्टार्ट हुआ, उस फोर्स की वजह से वो अलाइन हो गए और एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज होने लगेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि कोलिजन्स तो हो रहे होंगे ना, कोलिजन्स तो हो रहे होंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, तो जैसे अलाइन करेंगे तो ये हो सकता है यहाँ पे अगर भिड़ जाए तो ये इसको आगे धक्का दे देगा, ठीक है। तो आपकी जो वेलोसिटी है ना वो इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होने वाली, ठीक है, बट एक पाथ तो मिल जाएगा जिससे वो फ्लो करने लगेंगे। इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, जो स्मॉल वेलोसिटी होती है ना, क्योंकि कोलिजन की वजह से ऑब्वियसली जो आपकी वेलोसिटी वो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपको टकरा रहे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर के वो टकरा रहे हैं भाई, जा तो फोर्स सबके ऊपर ऐसे ही लग रहा है, बट एक्चुअली टकरा जाएंगे ना, बहुत सारे टकरा जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज the velocity with which the free electrons gets drifted मतलब शिफ्ट होना, drifted towards the positive terminal under the effect of applied external electric field। ठीक है, डेफिनेशन बहुत बड़ी है पर मतलब बिल्कुल साफ है। क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे थे अभी, गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो करा था अपन ने अभी, क्या करा था, यहाँ पर अपन ने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग गई थी, तो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, इसकी इफेक्ट की वजह से इस पर फोर्स ऐसे लगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट होने लगे। किधर शिफ्ट होने लगे, शिफ्ट इधर होने लगे, पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। देखो ये पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो वही तो डेफिनेशन बोल रहा है कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी आपने कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होने लगे। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी डी से, ठीक है, ये वेक्टर ऊपर लगा क्योंकि वेलोसिटी है, ठीक है, वी डी वेक्टर, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका करंट डेंसिटी। क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जे से, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, इसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो जे होगा, कैसे लिखोगे जे को, करंट पर यूनिट एरिया, तो मतलब करंट आई अपॉन ए, एरिया, ये होगा आपका करंट डेंसिटी। यहाँ से यूनिट भी लिख सकते हो, यूनिट क्या होगी, आई की क्या यूनिट होती है, एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई जो अपन डेफिनेशन से निकाल रहे हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। अभी रिलेशंस हमको निकालने होंगे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर क्या डिस्कस करा कि यहाँ पर कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, यहाँ से किसी वेलोसिटी से जा रहे होंगे तो वो वीडी लग रही होगी यहाँ पर, है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, अलग अलग इलेक्ट्रिक की अलग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी अलग अलग डायरेक्शंस होंगी, ठीक है। तो अब अपने को डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही थी अपनी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से और जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके बीच में रिलेशन क्या है। तो मैं क्या निकालने वाला हूँ अब, रिलेशन बिटवीन क्या, वी डी एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी की लगाने की वजह से, और जो वी डी है उसके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ कि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो और उसके बाद क्या मान लेते हैं अपन कि u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, ऐसे कर करके un वेक्टर
इतने इलेक्ट्रॉन्स तो n, ये क्या है सब, इनिशियल वेलोसिटी, क्या है सब, ये इनिशियल वेलोसिटीज है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं लगाया, वो इनिशियल वेलोसिटी है ये। ठीक है, जिससे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लगाए बिना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाए बिना जिस स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैवल कर रहे थे, वो क्या है u1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, सेकंड की u2, ऐसे करके un, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि टाइम tn के बाद, मतलब जैसे मैं मान लेता हूँ कि v1 किसकी वेलोसिटी होगी, v2 किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, मतलब चेंज हो गई ना ये, जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वेलोसिटीज चेंज होने लग गई है ना, u1 से कुछ और हो जाएगी, u2 से कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। क्या हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को लगा दी, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को लगा दिया। मान लो ये सब कब हो रहा है, t1 टाइम के बाद या t2 टाइम के बाद या t3 टाइम के बाद। ठीक है, ऐसे करके हो रहा है। ठीक, अब देखना अब क्या होगा अगर मैं vd लिखना चाहूँ, अगर मैं vd लिखना चाहूँ, ठीक है, जो कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या होगी, एवरेज होती है सबकी, है ना, एवरेज होती है। एवरेज होती तो मतलब क्या है, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस ऐसे कर करके सबका vn वेक्टर अपॉन टोटल कितने थे, n थे, तो इतनी होनी चाहिए। जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर ऐसे कर करके n तक इलेक्ट्रॉन्स आपकी, आप क्या ले रहे हो, एवरेज वेलोसिटी ले रहे हो। ठीक है, तो अपॉन n, ये हो गया। ठीक, अब मैं v1 कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी, मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से लगी, क्या ये कांस्टेंट है, आप बोलोगे सर बिल्कुल कांस्टेंट है, क्योंकि अपन ने बाहर से बैटरी लगाई, वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट अंदर प्रोड्यूस होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो ऐसे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है। ठीक है, तो फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स लगेगी इसकी ऐसे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, फोर्स कितनी होगी आपकी, फोर्स होगी ई इंटू ई अपॉन, अच्छा ये तो ई है ना, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो कितना आएगा, ई इंटू ई अपॉन एम, ये आपका एक्सेलरेशन होगा। तो क्या पता चल रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसके अंदर सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, ई तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने क्योंकि यूनिफॉर्म लगा रखी है बैटरी की वजह से, तो ये भी कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसकी वजह से मैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को आसानी से लगा सकता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूँ जिसकी वेलोसिटी अब v1 हो चुकी है t1 टाइम के बाद, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो u1 था वेक्टर वो अब v1 हो गया, कब, टाइम t1 के बाद। तो अपन ये कह सकते हैं कि आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो, v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस a इंटू t1। ठीक है, एक्सेलरेशन में एक वेक्टर होता है, ये हो सकता है, समझ में आई। ऐसे ही v2 के लिए आप लिखोगे तो क्या आएगा, u2 प्लस a वेक्टर t2, क्योंकि a वेक्टर तो आपका सबका सेम है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है तो सब इलेक्ट्रॉन्स पे सेम ही लग रहा है। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन्स पर सेम लग रहा है, तो ऐसे करते करते आप सबका लिख सकते हो। तो vn जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, un प्लस a का a वेक्टर और tn, ये t1 t2 t3 क्या है, ये टाइम है ना, कि v1 से जब u1 है, u1 से वो v1 हो गया, तब उसने कितना टाइम लिया, ये टाइम t1 है। तो सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होगा है ना, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। ठीक, अब इनको ऐड कर दो, क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऐड मत करो चलो, अब ऐसे करो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ था ना मैंने, v1 की वैल्यू रख दो यहाँ से, क्या आएगी, u1 प्लस a t1 है ना, v1 की वैल्यू रख दो u1 प्लस a t1, तो क्या आएगा, जो vd आएगा आपके पास वो आएगा u1 प्लस a t1 प्लस ऐसे करके u2 प्लस a t2 प्लस ऐसे करते करते कितना आ जाएगा, un प्लस a tn, ऐसे आ जाएगा अपॉन n ही था। ठीक है, अब देखना, मैंने आपको ये कहा था कि अगर इसको आप सेपरेट कर लो, क्या कर लो, उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो मान लो ऐसा आ गया ये u1, मैं सबके u सेपरेट कर लेता हूँ, u1 u2 ऐसे कर करके un तक आ जाएंगे ये, है ना, कहाँ तक आ जाएंगे, u तक आ जाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लिया, प्लस a बाहर निकाल लिया और बाकी सारे t1 प्लस t2 करके कैसे से tn तक ये सारे कॉमन ले लिए अपॉन n। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो
तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये है इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी का जो सम लेते थे अपन, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जब उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ करती थी, हुआ करती थी जीरो। जब भी तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि एक डायरेक्शन में लाइन नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो उस टाइम करंट क्यों नहीं बनता, क्योंकि सबकी जो डायरेक्शंस है वो कैंसल आउट हो जाती है, ठीक है। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई अलाइन नहीं मतलब। तो इनिशियल क्या होती है वेलोसिटी, वो जीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो लिखी हुई है ये, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसको आप क्या मानोगे, जीरो मानोगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, ये तो हो गया जीरो। आपके पास जो वी आएगा वो कितना आएगा, वी डी इज इक्वल्स टू, वी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर इंटू टी वन प्लस टी टू प्लस ऐसे करके टी एन तक अपॉन एन। ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको हम बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ, ठीक, टाउ, ठीक। T1 प्लस T2 प्लस T3 सबका टाइम का एवरेज है ना। पहले वाले इलेक्ट्रॉन ने T1 टाइम लिया, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन ने Tn टाइम लिया। सबका एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि n थे। उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ। इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बात समझ में आई, क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम। तो आपके पास जो इक्वेशन आई फाइनली वो क्या आई, वी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इनटू टाउ। आपकी ये इक्वेशन आ गई। और यहाँ से आप वी डी लिख सकते हो, ए को खोल दो, क्या आएगा ए, आपके पास आ जाएगा वो माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ। ये कैसे आई इक्वेशन, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वाली देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही थी, इस डायरेक्शन में लग रही थी, तो फोर्स कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगा आपके ऊपर ई, ठीक है। माइनस ई बोल सकते हैं क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस ई इंटू ई, इस पे इतना फोर्स लगेगा। किसके इक्वल होता है ये फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन के, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास जो ए आया कितना आया, माइनस ई वेक्टर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो लिखा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। वीडी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी डी इज इक्वल टू, क्या लिखा था अपन ने, ए इंटू टाउ। ए को मैं खोलूं तो क्या आता है ये, माइनस, क्या आ जाता है, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ई इंटू टाउ अपॉन एम डॉट ई, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस म्यू इंटू ए। ये जो मैंने म्यू लिखा ना यहाँ पर, ये होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी, कितने आसानी से वो मोबाइल है, मतलब कितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट है। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो कि वी का अगर मैं मॉड लूँ, वी का अगर मैं मॉड लूँ तो आप लिख सकते हो म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब भी नेगेटिव चार्ज हटा दिया मैंने, यहाँ से नेगेटिव साइन हटा दिया, क्योंकि वी का मैं क्या ले रहा हूँ, मॉड ले रहा हूँ, ठीक है। तो वी का मॉड क्या होगा, म्यू इंटू ई म्यू क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब ये बातें तो हो गई। एक और रिलेशन जो आपके पास आता है निकल कर, वो आता है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन आई जो करंट है आपका एंड वी डी जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इसमें आपको कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। जैसे आपके पास कंडक्टर है ऐसे, तो मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, वो ए है, ठीक है। लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ है आपकी ए, और आपका जो एरिया है वो कितना है, ए, जो कि क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो ई है ना, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी चार्ज है 1.6 है ना वो वाला, ठीक है। और जो एन होता है यहाँ पर, ये स्मॉल एन है। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है।
ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी कंडक्टर के अंदर, वो क्या होता है आपका n होता है। ठीक है, तो आज अपनी डेफिनेशन क्या थी करंट की डेफिनेशन थी अपने पास Q अपॉन T, ये डेफिनेशन थी। अगर मैं Q को लिखना चाहूँ तो Q किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो मान लो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि n इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है E, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, n ही होगा, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ रूल। ठीक है, तो आपके पास टोटल चार्ज कितना आ गया, n इंटू ई आ गया। तो आप लिख सकते हो जो I है वो क्या होगा, n इंटू ई अपॉन टी। ठीक है, अब ये n है जो कि है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर मैंने आपको लिखवाया था स्मॉल n जो कि है यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर n के अंदर, चल एक मतलब आपका जो n है उसके अंदर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर अपन लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल नंबर निकालना है, मुझे क्या निकालना है टोटल नंबर, तो मैं सारा वॉल्यूम ले लूँ। टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कंडक्टर का कितना है, जब भी मैंने आपको लेंथ और वो लिखवाया था, तो लेंथ इंटू एरिया, ये आपका क्या होगा टोटल वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूँ जो n है वो आपका कितना होगा, n के एक यूनिट के अंदर n है, तो इसके अंदर कितना होगा भाई, एक वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स है, तो l इंटू ए के अंदर कितने होंगे, l इंटू ए इंटू एन। ठीक है, l इंटू ए इंटू एन होंगे। पुट कर दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू एन स्मॉल n इंटू एल इंटू ए इंटू ई, अच्छा ये टी हो गया यहाँ पर, इंटू ई अपॉन टी, ये होगा। एन की जगह मैंने क्या रख दिया, एन एल ए एन रख दिया। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब देखो अगर मैं आई को ऐसे लिखूँ, एन इंटू ए इंटू ई, ये ब्रैकेट में ले लिया और बाहर निकाल लिया एल अपॉन टी, ये क्या है, ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, एल डिस्टेंस कवर करना है, कितने टाइम में कन्वर्ट करना है, किसी टाइम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो आप यहाँ से आई की वैल्यू ले सकते हो, आई इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एन इंटू ए इंटू वी ई इंटू वी डी। तो ये इक्वेशन आपने पहले भी सुन रखी है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डेरिवेशन में आसानी से पूछ ली जाती है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल इसका डेरिवेशन तो है नहीं, ठीक, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है, इजी सा भी है और इक्वेशन अच्छे से याद भी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। जो आपका n है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, है ना, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं है। ठीक है, तो I इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू वी इंटू ई इंटू वी डी, ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, करंट डेंसिटी की बात कर लो, किसकी बात कर लो, करंट डेंसिटी की। कैसे लिखते थे, जे से लिखते थे, कैसे लिखते थे, आई अपॉन ए, ऐसे लिखते थे। आई की डेफिनेशन मेरे पास अभी आई है, क्या आई, एन इंटू कितनी आती थी, ई इंटू ए इंटू वी डी अपॉन ए, ये आती थी। यहाँ से ए से ए कट गया, क्या आ गया आपके पास, एन इंटू ई इंटू वी डी, ये आ गया। अगर मैं यहाँ से वी डी की डेफिनेशन लिख दूँ, वी डी का जो इक्वेशन आई थी, कितनी आई थी वो वी डी की, वी डी का वैल्यू आई थी ई इंटू टाउ अपॉन एम इंटू ई, ई टाउ एम कितनी आई थी, एन इंटू ई टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये आई थी। ठीक है, यहाँ से उसको आगे सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई, क्या ये आई थी। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं क्या, सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा होता है आपका कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अभी हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में भी रिलेशन फाइंड करेंगे आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो आप जे को लिख सकते हो, क्या, जे को आप लिख सकते हो, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ठीक, तो ये इक्वेशन आपके पास रेडी होके आ गई। ठीक है, तो काफ़ी सारे रिलेशन आज भी हमने निकाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओम्स लॉ का। ठीक है,
ओम्स लॉ की आपको डेफिनेशन ऑलरेडी पता है, V इक्वल्स टू आई आर होती है, पर वो आया कैसे, है ना, उसके अंदर जो आर होता है उसको कांस्टेंट कैसे निकालते हो आप, कैसे उसको आर बोला गया, है ना, कैसे वो मेजर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स बता दिए हैं, सारे डेरिवेशंस करके दिखा दिए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।